हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर तरीके से बढ़िया है एकदम। चलिए करते हैं आज की बढ़िया सी क्लास की शुरुआत, जहाँ पर हम एक नया सब्जेक्ट और भी कर रहे हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट करने हैं आपको वन बाय वन करके, और हर चीज़ की क्लासेस हम करेंगे, हर सब्जेक्ट की करेंगे। जितना सिलेबस में दिया है, जो मेंशन है वो हमें करना ही करना है। आप जुड़े हैं हमारे साथ, हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है हमें यहाँ मिलते हुए। तो ये एक नया हमारा सेमेस्टर फिर शुरू हो रहा है, और फिर हम इसमें 3-4 महीने लग के जुट के एकदम प्रॉपर तरीके से फिर बढ़िया अपना पेपर करेंगे। तो गर्मी भी आ रही है, समय के साथ आप लोग अपडेटेड रहिए। आप लोग की जो क्लासेस का टाइम मैं बार बार बोल रही हूँ, 10 PM पर यह क्लास होगी। 10 PM पर आपकी मैं यहाँ एक क्लास करूँगी। एग्ज़ाम आएगा, चीज़ें होंगी, फिर हम 2-3 करेंगे, बट अभी सिर्फ एक करें क्योंकि आप बड़े हैं। आपने 2 पेपर दे लिया, पूरी आपको जानकारी है क्या है, कैसे है, क्या करना है, कब करना है। तो ये आपकी एक क्लास हो जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तब भी आपको काफ़ी हेल्प मेरे थ्रू मिल जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पूरी क्लास को देखिए, समझिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, हम सब आप लोग कमेंट का जो भी रहेगा, आपका जो भी कमेंट आप पूछ रहे हो, कर रहे हो, उनके रिप्लाई आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आइए देखते हैं कि क्लास में क्या है। हिंदी का जो सिलेबस है, अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे थे, 2 सेमेस्टर से हमने पेपर दिया पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें व्याकरण की भी थी, कुछ चीज़ें गद्य पद्य से संबंधित थी। आपने खुद देखा होगा कि अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही थी। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको इस सेमेस्टर में कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपका जो पहला अध्याय है, यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है, उसमें आपको कुछ कवियों के परिचय के बारे में जानना होगा। तो कक्षा 2 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में आए प्रमुख कवियों का परिचय, तो आपको इनकी जीवनी, इनका थोड़ा डिटेल इस तरीके से आपको याद करना है। इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, साथ ही साथ आपको और लिखने को भी आएंगे, आपके अतिलघुत्तरीय आएंगे। तो हमें इस तरीके से कवियों के बारे में इस बार हिंदी में पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने बीए वगैरह किया है अपने ग्रेजुएशन में, उन लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी, इवन 11th-12th में भी शायद ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। तो आपको कवियों का परिचय, जो कवि हैं, कविताएं लिखे हैं, लेखक हैं, उनके बारे में स्टार्टिंग में ही दिया गया। और इनके बारे में हमारे टेट के पेपर में, हमारे सीटेट के पेपर में, हमारे सुपर टेट के पेपर में छोटे छोटे बीच बीच के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये रचनाकार इसके क्या हैं, या ये किताब किसने लिखी है, इनकी रचनाओं का नाम बताइए, कबीरदास की किसी 2 कविताओं का नाम बताइए, सूरदास की किसी 2 गद्य का नाम बताइए, किसी 2 ग्रंथ का नाम बताइए, किसी 2 उपन्यास का नाम बताइए। कुछ इसी तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में ही हैं, और इसी से वो चीज़ वहाँ पर हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है और इन्हीं चीज़ों पर अपडेट करके काम करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आइए, सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो है रमेश नाथ त्रिपाठी, रमेश त्रिपाठी जी, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राम नरेश त्रिपाठी जी इनको कहा जाता है, रमेश भी कहा जाता है। तो ये इनके कुछ उपनाम जैसे होते हैं वैसे इनका है। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय है, इनके बारे में सिलेबस में भी है, बुक में भी है, तो इनके बारे में जानना है। तो मैं आपको बहुत छोटी सी एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है? बहुत क्लियर शायद नहीं होगी लेकिन दिख रही है। ये हैं, आप लोग को पहचानने की, फिलहाल देखते रहिए, अच्छी बात है, बट इतना कोई दिक्कत नहीं है। जन्म की बात कर लो तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात, मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1889 हो गया। इनकी मृत्यु की बात करें 1962 हो गया। जन्म स्थान इनका जौनपुर रहा है, ठीक है? और इनका जो प्रमुख खंड काव्य रहा है वो पथिक और मिलन रहा है। भाषा, जो इन भाषा का प्रयोग करके इन्होंने इन चीज़ों पे काम किया है, लिखा है, वो खड़ी बोली रही। शैली जो रही वर्णनात्मक रही, उपदेशात्मक रही। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर दी गई, जिनके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझना है, देखना है, जानना है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। तो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे बीच बीच से इनकी रचना से, इनके नाम से, इनकी मृत्यु से, इनकी शैली से पूछ लिए जाते हैं। आपको फिलहाल 25 नंबर की ही तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों से अपडेटेड रहता है कि हमें देख लेना कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये नाम की बात है तो राम नरेश त्रिपाठी, सिंपल। जन्म की बात है तो जन्म इनका 1889 ईस्वी है। जन्म स्थान की बात है तो कोरीपुर गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर में, जौनपुर के ज़िले में है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, मृत्यु की बात करते हैं तो वो 1962 है, ठीक है?
ध्यान रखिएगा क्या है, 1962 है। फिर हम अगर कवि की बात करते हैं तो ये एक युग का है, ठीक है, युग के बारे में भी आता है। आप लोग को ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके टेट के लेवल के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कवि की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है, किस किस युग के हैं, तो ये छायावादी युग के कवि हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि छायावादी युग कवियों के दो नाम बताइए, तो दो नाम आपको ध्यान रखने होंगे। इनके पिता के नाम की बात करते हैं तो पंडित रामदत्त त्रिपाठी हैं। कवियों के पिता जो बहुत फेमस कवि है, लेखक है, उनसे ही पूछे गए हैं, नहीं तो बहुत पिता माता के नाम बहुत कम पूछे गए हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान। देखिए डिटेल सब होती है, एक पूरा पोर्टफोलियो सबका होता है, बट उसमें से जो चुनिंदा चीज़ें और जो सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं हम उनको ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी जब पढ़ते रहेंगे, आप भी इनको समझते रहेंगे, तो आपको भी उस फैक्चुअल चीज़ें लेनी है उसमें से। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इन्होंने शिक्षा का मतलब कहाँ कहाँ पे, तो 9वीं तक की इनकी शिक्षा रही है। संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी भाषा की, इनको ये 3-4 भाषाओं का ज्ञान है। तो यहाँ पर ये इनका एक बड़ा पढ़ाई लिखाई का पूरा बैकग्राउंड रहा है। अगर हम इनकी कृतियों की बात करते हैं, इनकी रचनाओं की बात करते हैं, इनके जो काम किए गए जिसकी वजह से ये फेमस हुए हैं, इनका नाम है, हम इन्हें पढ़ रहे हैं आज, तो इनके बारे में क्या है ऐसा। तो पथिक इन्होंने लिखी है, मिलन इनका एक खंड काव्य है, वीरांगना लक्ष्मीबाई इनका उपन्यास है, सुभद्रा जयंत के नाम से इन्होंने एक नाटक लिखा है, स्वप्नों के चित्र से इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। तो ये लिखा और भी बहुत कुछ है, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही लिखा है, और भी ज़्यादा लिखा है, बट फेमस यही हुआ। समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ ही ये होती है जिनसे आपका नाम बन जाता है, आपका काम हो जाता है। तो खंड का आपकी बातें करो तो मिलन है, तो कभी कोई प्रश्न क्या बनेगा कि पथिक के रचनाकार कौन है, तब आपको ये जब राम नरेश जी का नाम याद रहेगा तभी तो आप राम नरेश जी का नाम टिक करेंगे या लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको अब की बार हिंदी के ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपका पथिक हो गया, आपका मिलन खंड काव्य, वीरांगना लक्ष्मीबाई उपन्यास इन्होंने लिखा है, सुभद्रा जयंत इन्होंने नाटक लिखा है, सपनों का चित्र इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। कुछ इसी तरीके से रचनाएं लिखी गई हैं जो आपको अपडेट में ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। अगर भाषा की बात करते हैं तो खड़ी बोली पे इनका ज़्यादा पकड़ा है, खड़ी बोली पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काम किया है। अगर हम शैली की बात करते हैं कि किस शैली में रिटन है, मतलब चीज़ें यूज़ की, तो वर्णनात्मक और उपदेशात्मक इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है। उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग के प्रचार मंत्री, इन्होंने इस पे काफ़ी बढ़िया काम किया है, तो ये भी काफ़ी सही तरीके से है। इनको मतलब बहुत सारा चीज़ इस पे लिखा है। वो लोग, ये लोग कैसे लिखते हैं, कोई घटना देखी उस पे कुछ एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे लिखते हैं ना, तो चीज़ें ईजी होती जाती हैं। फिर साहित्य में योगदान भी इन्होंने दिया, जैसे लिटरेचर का एक पूरा जगत है, उस पर लोगों ने अपने एफर्ट्स दिए हैं। तो वो क्या है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी मंदिर की स्थापना कर साहित्य में बहुत सारा अपने हिंदी का प्रचार प्रसार खूब किया है, हिंदी को फैलाया है, कविताएं लिखी, किंवदंतियाँ लिखी, बहुत कुछ लिखा जितना अपनी तरफ से कर पाए। और उनके बेसिस पे जब लोगों को सिखाया, बताया, बातें फैली, तो उनका नाम होता गया। तो उसमें योगदान इन्होंने दिया है, ठीक है। पुरस्कार की उपलब्धि की बात करते हैं तो हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। इनकी जो उपाधि इनको दी गई, इन्होंने इतनी चीज़ें जो रचनाएं लिखी हैं, कविताएं, किंवदंतियाँ, लेखक, उपन्यास संग्रह, जो कुछ भी किया है, जो भी इनके सिलेक्टिव चीज़ें रही, उनके बेस पे इनको नवाजा गया, इनको अवार्ड भी दिया गया। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इनकी रही है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए बेसिक है, सिंपल है, एक बार में नहीं आएगा, एक बार में आपको चीज़ें नहीं याद होंगी, ये बात मैं जानती हूँ, बट ये है कि आपको सबके नाम जितने भी मैं बता रही हूँ, जो या आप एक दो ज़्यादा जो आप और पढ़ रहे हैं, उनमें उनके नाम, उनकी रचनाओं के नाम, उनका जन्म स्थान, उनका मृत्यु स्थान, ये मैंडेटरी चीज़ें जो सब में आपको ध्यान रखनी है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना कि सब में आपको ध्यान रखने, वो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नागरिकता की, तो भारतीय कर्म भूमि जो है वो प्रयाग की है, कर्म क्षेत्र जो है वो साहित्य का है। अगर हम विषय की बात करते हैं तो ये उपन्यास, नाटक, आलोचना, गीत, बाल, ये सारी पुस्तकें काफ़ी उपयोगी हैं। तो इन्होंने उपन्यास भी काफ़ी लिखे हैं, नाटक की रचनाएं काफ़ी की है, बहुत कुछ इन्होंने किया है। और इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है वो इनकी साहित्य रही है, जिसमें काफ़ी बढ़िया योगदान इनका रहा है।
चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर लिखा हुआ है कि त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य की अनन्य सेवाएं की हैं। हिंदी साहित्य में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना समय दिया, अपना सोच विचार उसमें व्यक्त किया है। हिंदी की विविध विधाओं पर इन्हीं को अपनाए, लेखनी चलाई, अपना मतलब जो हिंदी में इतनी चीज़ें उन्होंने अपना जो कलम उठाकर रचनाएं लिखी वो इन्हीं के ऊपर लिखी हुई है। तो खंड काव्य में आप देख सकते हो पृथक है, मिलन है, स्वप्न है, वीरांगना, लक्ष्मीबाई का उपन्यास है, नाटक इनका सुभद्रा जयंत और प्रेम लोक है। ठीक है, मैं इसलिए एक हाईलाइटेड पॉइंट में ली हूँ ताकि आप लोग भूले ना, आप लोग सेलेक्टिव चीज़ों को याद कर पाएँ। ये चीज़ें हैं। कहानी संग्रह, सपनों के चित्र हैं। आलोचना की बात करते हैं, तुलसीदास और उनकी कविताएं हैं। संपादित रचनाएं इनकी कविता कौमुदी और क्या है, शिवा बावनी है, ये आता है। ध्यान रखें, शिवा बावनी का नाम पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर संस्मरण की बात करते हैं तो 30 दिन मालवीय जी के साथ इनके रहे हैं। बाल साहित्य की बात करते हैं तो आकाश की बातें, बाल कथा की कहानी है, गुपचुप कहानी है, फूल रानी है, बुद्धि विनोद है, ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये बाल साहित्य का जो टॉपिक है बहुत भी बढ़िया है। इनसे हमसे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, हमें स्पेशली टिक करने वाले बन जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर जीवन चरित्र की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध और अशोक के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने देखा, समझा, कुछ वहाँ से पकड़ बनाई। टीका साहित्य की बात करें, रामचरितमानस का टीका, तो इस तरीके से तो आपको ऐसे सारे पॉइंट्स तो नहीं आ रहे। तो 10 पॉइंट दिख रहे हैं, टोटल 10 हैं। तो आपको कुछ बेसिक जैसे ये बाल साहित्य वाला याद कर लेना है, कुछ ये नाम याद कर लेने हैं, कुछ ये नाम याद कर ले। इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे नाम और इनका जन्म स्थान कहाँ पर रहा है, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, ऐसे रिलेटेड चीज़ों को आपको सभी के कैम ध्यान रखना है। फिर आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है, काफ़ी सिंपल है, बेसिक। इससे चलिए अब हम दूसरे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक करिए फटाफट ईच एंड एवरी। जिन्होंने नहीं किया है, जो क्लास को लेट में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाद में देखते हैं, मेरे जितने भी फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने लाइव पेड क्लास मेरे साथ की थी, वो सारी लड़कियाँ, वो सारे फ्रेंड्स और जितने भी लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, मैं सभी को कह रही हूँ प्रॉपर तरीके से आइए, क्लास को फिर से देखिए, फिर से समझिए। आपकी एक क्लास में कर रही हूँ, अब स्टार्ट किया है तो ये भी सेमेस्टर हमें बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम अपने कंडक्ट करवाने, हर चीज़ करनी है। ठीक है, तो अपना 10 बजे का वक्त निकालिए, 10 बजे फिक्स समय रखिए। गर्मी आ रही, कोई जल्दी नहीं है। 10 PM पर हम यहाँ करें। संडे को आपकी और जो लाइव क्लासेस होंगी, संडे को जब मैं फ्री रहूँगी तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक है, सिंपल है, काफ़ी ईजी है। चलो पहले लाइक करो, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है। ये हमें काम है, कुछ ऐसा है तो फिक्स करना ही करना है। और अच्छा सा एक बढ़िया सा कमेंट करते हुए जाएगा। मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखूंगी क्या रिस्पॉन्स है, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या चीज़ है, उससे एक अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, समझ में आई बातें। चलें, आप लोग की नोट्स भी तैयार हो गई है, तो आप लोग टेलीग्राम से जिन्हें भी लेना होगा राम सर से, जैसे आपने सेकेंड में लिया, फर्स्ट में लिया, अपना ले सकते हैं जिन्हें भी लेना है। चलिए, तो हमने एक पे डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक पे हमने डिटेल में चीज़ों को देख लिया। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही बनता है कि क्या चीज़ें संबंधित हैं। तो यहाँ तक आप लोग को जैसे पहला मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बेसिक रहा, बहुत सिंपल रहा, मैंने आपको पूरा समझाया, पूरा बताया किस तरीके से हमें करना है। तो ये चीज़ें हैं। महादेवी वर्मा के बारे में भी सेम कुछ ऐसे ही है। थोड़ा सा हम अपडेट तरीके से हम इनको जब देख ले रहे हैं या इन पे हम चर्चा कर ले रहे हैं तो आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप इस तरीके से सारे तैयार कर लेंगे, क्योंकि हैं तो बहुत सारे कवि और हमको सभी के बारे में पढ़ना है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को हमें यहाँ पर कंडक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए, महादेवी जी के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी पहले कुछ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, हम लोग छोटी क्लासेस में सब पढ़ा है। इनकी आप देख सकते हैं, ये देखिए इनकी एक इमेज छोटी सी मैंने ऐड भी की है। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो 24 मार्च 1907 ईस्वी का ये पूरा सीन रहा है। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 11 सितंबर से लेकर 1987 का रहा है। तो ये कॉलम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें क्वेश्चंस बनाकर ये लेके आएंगे और हमें इनके बेसिस पे इसको तैयारी करते हुए काम पे करना होगा, लगना होगा। नाम बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नाम आप देख सकते हो, महादेवी वर्मा, नाम नहीं भूलना है। जन्म की बात करते हैं तो 1907 रहा है। तो अगर हम जन्म की बात करते हैं, वो समय की बात करते हैं तो 1907 रहा है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद रहा, जैसे उनका जौनपुर था तो इनका फर्रुखाबाद था, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं मृत्यु की, तो आप देख सकते हो 11 सितंबर 1987 का टाइम ड्यूरेशन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। माता पिता के कम नाम की बात करते हैं तो श्रीमती हेम रानी देवी के बारे में यहाँ पर इनका नाम है, माता का इनकी माँ जी का नाम तो ये है। पिताजी का नाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गोविंद सहाय वर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई है वो इंदौर में हुई है।
ठीक है। जो एक इनिशियल स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है, जो सभी की शुरुआत का होता है, वो इनका इंदौर में है। उच्च शिक्षा इन्होंने प्रयाग से ली हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी उपलब्धियां, महिला विद्यापीठ के प्रचार की, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला हुआ है, और ये शेख सरिया तथा क्या लिखा हुआ है, शेख सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला हुआ है। भारत भारती पुरस्कार, भारतीय देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि मैम इतने पुरस्कार कैसे याद करेंगे, हमें तो मिले नहीं जो हमें याद रहेंगे, क्यों, सही है ना। हमें जैसे ये भारत भारती याद रखना है। ये इनका महादेवी वर्मा जी का एक फेमस पुरस्कार है, जिससे प्रश्न कई बार पूछे। अब ये भाई मुझे कैसे क्लिक है, क्लिक इस तरीके से, जब मैंने टेट की तैयारी की थी तो ये चीज़ें क्लिक में आ जाती हूँ सामने कि नहीं ये पढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को नवाजा गया है, और भी लोगों को किया गया, लेकिन इनको भी मिला हुआ है। और ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दो यहाँ पर ये ध्यान रखना, और ये पद्म भूषण पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस है। इन लोगों के बारे में किसको किसको मिला है, किसको तो नहीं मिला है, ये आपको नोट डाउन करते हुए ध्यान रखना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इनकी कृतियों की, तो निहार इनकी कृति है, रश्मि इनकी कृति है, नीरजा इनकी है, संध्या गीत इनकी है, दीप शिखा। इनकी जो कृतियाँ अगर आप एक भी भूलते हैं तो आप बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके टेट में भी आपको बहुत काम आएगा। तो अभी से ही याद करते चलिए, अभी से ही समझते चलिए, चीज़ें आपके लिए आगे चल के आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये पूछा जाता है कि निहार किसकी कृति है, तो ये महादेवी वर्मा जी की है। ये याद होगा आप, क्योंकि मल्टीपल है, ज़्यादा है, तो याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक बार देखा और क्लिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। तो ये निहार है, ये आपका रश्मि है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका ये नीरजा है, ये ध्यान रखना है। आपका ये संध्या गीत है, इसको भी आपको दिमाग में एकदम लेके चलना है। ये आपका दीप शिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ों के लिए आपको अपना समय निकालना होगा, चीज़ों को देखना होगा। तो कृतियों की अगर हम बात करते हैं, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है और दीप शिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी आप लोग की जो क्लासेस है, मैं 10 PM पर जो समय दिया है, इसको कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग की क्लास सुबह भी कर सकती हूँ। ठीक है, 10 बजे सुबह मैं इसको आप लोग का कर सकती हूँ। बीच आप लोग को अपडेट मिल जाएगी, वहाँ पे प्रीमियर क्लासेस लगी हुई, आप लोग अपना समय के साथ फिर बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपको मिलेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी भाषा की, किस भाषा में ये काम किए, तो खड़ी बोली पे किए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस भाषा पे इन्होंने अपना योगदान दिया है, काम किया है, अपनी कृतियों को लिखा है, तो वो खड़ी बोली पे लिखा है। साहित्य में योगदान की बात करते हैं तो विधान छायावादी कवियत्री के रूप में, गीतात्मक रूप में उन्होंने बहुत सारी शैलियों का प्रयोग किया है, काफ़ी बढ़िया योगदान रहा है। छायावादी युग की ये भी रहे थे, वो थे रमेश नाथ त्रिपाठी जी, वैसे सेम ये भी रहे हैं। अगर इनके पति की बात करते हैं तो डॉक्टर स्वरूप नारायण मिशन के पति जी रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। अगर इनकी कृतियों की बात करते हैं तो निहार के बारे में है कि यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। ये प्रश्न बनता है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। और उनके इस काव्य में 47 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुखर मुखरा हुआ है। मतलब आपको अगर इतनी भी लाइन अगर याद रहती है कि निहार क्या है, तो महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम रश्मि की बात करते हैं तो इस काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित सिर्फ 35 कविताएं भी संकलित हैं। 47 भावात्मक गीत इसमें संकलित है, और इनके रश्मि में क्या है, 35 कविताएं संकलित हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना ही होना चाहिए। आगे बढ़िए, नीरजा की बात कर लेते हैं। तो नीरजा पे आप देखोगे इस काव्य में संग्रह में आत्मा परमात्मा के संबंधों की बातें हैं। 58 गीत संकलित है। नाम याद कर लेंगे अगर ना, तब भी बहुत है। नाम, ये नाम नहीं भूलिएगा, बाकी थोड़ा बहुत ये सारी लाने भूल भी जाएंगे तो कोई बहुत दिक्कत की बात तो नहीं होगी आपके, लेकिन नेम आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए मैं आपको प्रश्न दिखाती हूँ। प्रश्न कैसे, महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। ऐसे ही सिंपल 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब आप अगर पढ़ाई किए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी तो रिप्लाई कर पाएंगे। तो महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रह हैं, एक नीरजा और एक निहार है। तो आपको ये आने ही आने चाहिए, आपको ये पता ही पता होना चाहिए। इसी तरीके से महादेवी वर्मा का, तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, जिसका भी हो वो उसका आपको 2-3 ये पता होना ही चाहिए कि प्रश्न ऐसे ही आपको बनेंगे। महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रचना पर कौन सा पुरस्कार है, तो वहाँ यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था,
और उनको मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। महादेव वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए, देख लो किसके लिए, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी 1982 में। तो डेट भी हमसे पूछ ली जाती है, तो डेट की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको बताती चल रही हूँ कहाँ पर क्या है और कैसे पढ़ना है। 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है, 1988 में पद्म विभूषण मिला है, 1956 में पद्म भूषण से विभूषण और भूषण दोनों अलग अलग है, सम्मानित किया गया। तो मतलब इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये नेम आपको, साथ ही साथ इनकी जो डेट है वो याद करनी ही होगी। हो सकता है कि डेट आपकी बहुविकल्पी में आपसे अलग तरीके से पूछ ली जाए, तो तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी ये काम आपका प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ताकि आप बेहतर इसमें कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, तो 2 हो गया। तीसरा है महादेव वर्मा की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर है 11 सितंबर 1987 को प्रयाग के वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। और इन्होंने हिंदी भाषा की विख्यात कवित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, महिलाओं के अधिकार की लड़ने वाली एक महान महिला थी। तो ये जो 11 सितंबर 1987 की बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे क्या चीज़ें थी, उनसे 2 यहाँ प्रश्न है। तो कह सकते हैं कि ये आधुनिक मीरा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका रही। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा कि 1907 में ये पैदा हुई थी और फर्रुखाबाद में हुई थी। फिर बाकी ये लाइन तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं ना, इसलिए बोलती हूँ कि जो आपको मैंने अभी दिखाया पूरा टेबल, उसमें से चुनिंदा चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को वो ले लो और उनको चीज़ों को रिवीजन करो, बाकी ये चीज़ें बनाकर लिख दो। फिर है हिंदी भाषा, हिंदी से भारत सरकार ने महादेव वर्मा को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, तो 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी ये। और 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न आ सकते हैं, तो तैयारी आपकी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास हमारी यहाँ पर बढ़िया हो गई। हमने 2 बढ़िया से अच्छे से कवियों के बारे में देखा और जाना। इस तरीके से यह क्लास काफ़ी दिनों तक चलेगी और आपको जब तक सारे बच्चे शेड्यूलिंग पे नहीं होते हैं, समय से नहीं आते हैं, नहीं जान पाते, तब तक आप लोग के ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो ईजी हैं आप लोग कर सकते हैं, चीज़ें उन्हें तो पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे ताकि फ्लुएंसी बने और सभी बच्चे साथ में आएँ। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? बढ़िया लगी। उम्मीद है कि मैंने अपना प्रयास बढ़िया किया, आप लोग को टाइम निकाला, वक्त दिया और बनाया आपके लिए। तो ऐसे ही आप लोग भी स्माइल करते रहिए, साथ देते रहिए, साथ में आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम ज़रूर देखेंगे, आपका रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।